नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आजीवन क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसको ज़रा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस बनाता हूं तो वो सभी एग्ज़ाम्स के लेवल के हिसाब से होते हैं क्वेश्चंस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला मुख्य रूप से अपन जो 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है आपके, जिसमें दक्षिण सूडान में कोरोना केस के बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो पॉइंट है जमाल खशोगी के बारे में बात करेंगे, जिनके पुत्र शला खशोगी ने अपने पिता के हत्यारों को क्षमा करने की घोषणा की है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है आपके, वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो बदलाव किया है आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो बदलाव किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। जमाल खशोगी किस देश के पत्रकार थे जिनकी हत्या 2018 में इस्तांबुल में हुई थी? तो राइट आंसर है सऊदी अरब। विद्यार्थियों, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि जमाल खशोगी के पुत्र शला खशोगी ने अपने पिता के हत्यारों को क्षमा करने की घोषणा की है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। और विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी दूं कि जमाल खशोगी सऊदी अरब के पत्रकार थे और वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र में कॉलम लिखा करते थे, और वे सऊदी अरब के शाही परिवार के आलोचक थे। और तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में 2018 में जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी, और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान पर उनकी हत्या कराने का आरोप लगा था। और तो विद्यार्थियों, आपको जैसा कि अभी मैंने बताया कि जमाल खशोगी के पुत्र शला खशोगी ने अपने पिता के हत्यारों को माफ़ करने की घोषणा की है। और इसमें आपको जो अतिरिक्त क्वेश्चंस याद रखने हैं, एक तो आपको याद रखना है कि जमाल खशोगी की हत्या कहाँ हुई थी, तो इस्तांबुल, और इस्तांबुल तुर्की का शहर है, ये याद रखना है। इसके अलावा शला खशोगी का नाम आपको याद रखना है, जिसने उनको क्षमा करने की घोषणा की है। और कहाँ के पत्रकार थे, ये क्वेश्चन तो खैर आपके है ही। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें। किस देश की सरकार के 10 कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित मिले हैं? तो राइट आंसर है दक्षिण सूडान। और विद्यार्थियों, यहाँ पर ये दक्षिण सूडान सरकार के 10 कैबिनेट मंत्री कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का हिस्सा है। और दक्षिण सूडान में 450 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। किसी देश के इतने मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिले हों, ऐसा विश्व का पहला देश है दक्षिण सूडान। और दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति हैं साल्वा कीर। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जो कि सूडान से अलग होकर 2011 में नया देश बना था। और दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है, जबकि सूडान की राजधानी खार्तूम है। और सूडान मुस्लिम बहुल देश है, जबकि दक्षिण सूडान ईसाई बहुल देश है। विद्यार्थियों, जब दक्षिण सूडान सूडान से अलग नहीं हुआ था, उस समय तक सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इसमें जो क्वेश्चन है, जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी देश की इतने मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिले हों, ऐसा विश्व का पहला देश है दक्षिण सूडान। ये अतिरिक्त जानकारी में आपको याद रखना है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है आपको, जैसा मैंने बता दिया, साल्वा कीर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो मैंने बताया आपको, जो कोरोना पॉजिटिव हैं 10, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको मैंने बताई जानकारी कि दक्षिण सूडान कब बना, उसकी राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है नकारात्मक।
तो विद्यार्थियों, आपको इसमें एक चीज़ याद तो रखनी है कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। और इसमें मैं आपको जानकारी दूं कि जीडीपी होती क्या है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, परंतु थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष की समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जिसे हम बोले बाजार मूल्य, जीडीपी कहलाता है। कि देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष की समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, जिसमें यहाँ पर ये नकारात्मक वाली बात जो बताई है, यानी कि जो भारत की जो है जीडीपी की विकास दर है वो माइनस में रहने वाली है, ऐसा इन्होंने जो है कहा है। और कोरोना महामारी के कारण देश में वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट आई है और इसी के कारण सरकारी राजस्व में भी भारी कमी आई है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इसमें मैंने जो आपको अतिरिक्त जानकारी दी, जीडीपी क्या होती है आपको याद रखना है, और यहाँ पर गवर्नर का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आरबीआई द्वारा रेपो दर में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। तो राइट आंसर है 0.4%। और विद्यार्थियों, रेपो रेट में 0.4% की कमी करने से अब रेपो रेट 4.4% से घटकर 4% रह गई है। जो कमी की गई है 0.4% की, तो पहले जो रेपो रेट थी वो 4.4%, अब क्योंकि 0.4% कम कर दिया है तो अब ये 4% रह गई है रेपो रेट। और आप इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो दर में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। तो राइट आंसर है 0.4%। यानी कि रेपो रेट में 0.4% की कमी की है और रिवर्स रेपो रेट में भी 0.4% की कमी की है। परंतु मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि रिवर्स रेपो रेट में 0.4% की कमी करने के कारण अब रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटकर 3.35% रह गई है। और विद्यार्थियों, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनमें समय समय पर बदलाव किया जाता है। तो एग्जाम में आपके जो करंट अफेयर्स के रूप में ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, तो एग्जाम में इनके डाटा करंटली पूछे जाते हैं। तो अगर आगे चलकर इसमें बदलाव अगर होता है रिवर्स रेपो रेट में या रेपो रेट में, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपको जानकारी रहेगी कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रही है, बैंक रेट क्या चल रही है। तो ये जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा इसमें। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि विद्यार्थियों को जो है कई को मालूम नहीं रहता है कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। डाटा तो जो है याद कर लेते हैं रट के, परंतु होता क्या है ये, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखो विद्यार्थियों, बैंकों के पास जो पैसा होता है वो दो रूप में होता है। एक तो जो है पब्लिक के द्वारा बैंकों में जो पैसा जमा कराया जाता है वह बैंकों के पास होता है, और दूसरा बैंकों द्वारा आरबीआई से अल्पावधि व दीर्घावधि के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के लिए उधार लिया जाता है, वो उनके पास होता है। और इसी पैसे को बैंकों के द्वारा लोगों को अल्पावधि और दीर्घावधि के लिए, यानी कि जो है शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के लिए जो है ऋण के रूप में उधार दिया जाता है, और इससे बैंकों को ब्याज मिलता है। अब हम बात करें कि रेपो रेट क्या है। तो विद्यार्थियों, बैंकों के द्वारा आरबीआई से अल्पावधि के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है उसकी ब्याज दर रेपो रेट कहलाती है, और दीर्घावधि के लिए मतलब लॉन्ग टाइम के लिए और दीर्घावधि के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है उसकी ब्याज दर बैंक दर कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि रेपो रेट क्या होती है और जो है आपके बैंक दर क्या होती है, ये दोनों आपको बात ध्यान रखनी है। रेपो रेट भी मैंने बता दिया आपको, और बैंक रेट क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें बिल्कुल इजी है ये बात कि लॉन्ग टाइम के लिए जो उधार लिया जाता है आरबीआई से उसकी ब्याज दर बैंक दर है,
और शॉर्ट टाइम के लिए यानी अल्पावधि के लिए जो उधार लिया जाता है उसकी ब्याज दर वो कहलाती है रेपो रेट। और अब एक जो क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिया था इसमें रिवर्स रेपो दर के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लें। रिवर्स जो है रेपो रेट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो है मैं इसमें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बात, तब आपको ये समझ में आएगी कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। बाजार में नकद राशि की उपलब्धता को कम करना होता है तो आरबीआई के द्वारा बैंकों को अपनी नकद राशि आरबीआई में जमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। इससे बैंक प्रोत्साहित होकर अपनी नकद राशि को आरबीआई में जमा कराते हैं और इस पर बैंकों को जो ब्याज मिलता है वह ब्याज दर रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। परंतु जब बाजार में नकद राशि की उपलब्धता को बढ़ाना होता है तो आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट में कमी कर दी जाती है। इससे बैंक अपनी नकद राशि को आरबीआई में जमा कराने के बजाय लोगों को ऋण के रूप में उधार देते हैं और लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। आरबीआई ने कॉरपोरेट समूह को बैंकों से मिलने वाले ऋण की सीमा को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो राइट आंसर है 5%। तो यहां कॉरपोरेट से मतलब है जो उद्योग समूह, तो कॉरपोरेट समूह को बैंकों से मिलने वाले ऋण की सीमा को 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया है, यानी कि 5% बढ़ाया है और इससे कॉरपोरेट समूह को अब 5% ज्यादा ऋण मिल सकेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें अतिरिक्त जानकारी में कि बैंकों कॉर्पोरेट से समूह को बैंकों से मिलने वाले ऋण की पहले सीमा थी 25% और अब की गई है 30%, यानी कि 5% इसको बढ़ाया गया है। इससे जो है उद्योगों को जो है ऋण प्राप्त करने में थोड़ी सुविधा रहेगी क्योंकि 5% जो है ऋण ज्यादा उनको प्राप्त हो सकेगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आरबीआई ने एक्सिम बैंक को 90 दिन के लिए कितने करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 15,000 करोड़ रुपया। और विद्यार्थियों इसमें एक्सिम बैंक को जो है ये 90 दिन वाली जो बात है ये भी आपको याद रखनी है कि 90 दिन के लिए ये क्रेडिट लाइन की जो है देने की घोषणा की और 15,000 करोड़ रुपए की। तो अब बात करें कि ये एक्सिम बैंक है क्या, तो विद्यार्थियों आपको मैं बताऊं, आयात और निर्यात करने वाले व्यापारियों को ऋण देने वाला बैंक एक्सिम बैंक कहलाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसमें ये आयात और निर्यात करने वाले व्यापारियों को ऋण देने वाला बैंक एक्सिम बैंक कहलाता है। और इसमें विद्यार्थियों आपके इसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, इसको थोड़ा एक्सिम, ये एक्सिम शब्द नहीं है, यहां पर शब्द है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक जय की जगह सा आएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें प्रिंट मिस्टेक है, इसको आप देख लेना। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सिम बैंक क्या है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। आयात और निर्यात करने वाले व्यापारियों को ऋण देने वाला बैंक एक्सिम बैंक कहलाता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल को कितनी अंतरिम सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 1,000 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों राज्यों में तूफान से जो नुकसान हुआ है उसका उन्होंने हवाई सर्वे किया, नुकसान को उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपया जो अंतरिम सहायता राशि देने की घोषणा की और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपया देने की उन्होंने घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन ये कि अम्फान तूफान से जो प्रभावित हुए हैं वो दो स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। और इसमें सहायता राशि की बात आपको याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपया और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपया। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं आप जानते हो ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें
केकेआर ने 2.32% इक्विटी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 11,367 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों में आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, जियो प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले एक महीने में जियो प्लेटफॉर्म में ये 5वां इन्वेस्टमेंट है केकेआर के द्वारा, जो यहां पर मैंने बताया ये इक्विटी का। तो जियो प्लेटफॉर्म में पिछले एक महीने में ये 5वां इन्वेस्टमेंट है। आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले यानी कि पहली बार 27 अप्रैल 2020 को जो है फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपया का निवेश किया था जियो प्लेटफॉर्म में, और अब तक सबसे बड़ा निवेश भी है फेसबुक का। मतलब जो 5 जो निवेश हुए हैं उनमें फेसबुक के द्वारा किया गया निवेश ये सबसे बड़ा निवेश है जियो प्लेटफॉर्म में। और इस फेसबुक के बाद जिसने निवेश किया जियो प्लेटफॉर्म में वो सिल्वर के बाद किया विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने, और उसके बाद किया जनरल अटलांटिक कंपनी ने, तो और अब ये केकेआर ने किया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें फेसबुक का क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहां पर जो ये 5वां इन्वेस्टमेंट है ये भी याद रखना है आपको, है ना विद्यार्थियों। तो इसमें और ये कंपनी के जो नाम अभी आपको मैंने बोले हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। गुरुग्राम से बीमार पिता को साइकिल से अपने गांव ले जाने वाली ज्योति कुमारी किस राज्य की है? तो राइट आंसर है बिहार। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के, इसके बारे में मैं जानकारी दूं क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यह। तो बिहार के दरभंगा जिले के गांव सिरहुल्ली की रहने वाली है ये जो ज्योति कुमारी, और यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि इनके पिता वहां गुरुग्राम जो हरियाणा में है, तो गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा यह चलाते थे, और चोटिल होने की वजह से वो वहां पर कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए अब वहां से जाने का साधन नहीं होने की वजह से ज्योति कुमारी ने अपने पिता को साइकिल पर बिठाया और अपने गांव के लिए रवाना हो गए, और 1200 किलोमीटर की यात्रा मात्र 7 दिन में पूरी की है ज्योति कुमारी ने। और यहां पर इसी वजह से भारतीय साइकिलिंग महासंघ को जब इस बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने ज्योति कुमारी को जो है वहां ट्रायल के लिए निमंत्रित किया है, और वहां पर अगर ये ट्रायल में वहां पर सफल होती हैं तो फिर इनकी वहां ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से ये एक प्रतिभा की खोज हुई है यहाँ कोरोना महामारी के दौरान। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको एक बात मैं बताऊं कि इसका जो गांव का नाम है वो आपको याद रखना है सिरहुल्ली, और जिला अगर याद रहे तो अच्छी बात है दरभंगा, और इसमें 1200 किलोमीटर वाली बात भी याद रखनी है, 7 दिन की बात भी याद रखनी है आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें। किस राज्य सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री के निवास को स्मारक में बदलने का निर्णय किया है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं पहले जयललिता, तो जयललिता के निवास को अब जो है वहां की सरकार एक स्मारक के रूप में बदलने जा रही है। और तमिलनाडु के जो है जो मुख्यमंत्री हैं आप जानते हो के पलानी स्वामी हैं उनका जो मुख्यमंत्री का नाम। तो विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।